बच्चों नमस्कार। आज हम पेपर 2 एडवांस कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका लेक्चर 1 है सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस, अनुक्रम तथा इसका विचरण। तो अनुक्रम की पहले डेफिनेशन देते हैं कि सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या रियल सीक्वेंस की जैसे हम बात करेंगे तो ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर is a function whose domain is the set n of natural numbers and whose codomain whose codomain is a set of R of रियल नंबर्स। जैसे नेचुरल नंबर्स एन को आप जानते हैं, एन इज़ 1 2 3 एंड सो ऑन, दिस एन इनफाइनाइट सेट। और सेट ऑफ रियल नंबर्स को भी आप जानते हैं कि एक्स जेड, पिछले लेक्चर्स में भी हमने बात की, एक्स जेड एक्स इक्वल ए पॉइंट B1 B2 Bn एंड सो ऑन, वेयर A belongs to I and Bi belongs to the set 0 1 2 3 2 9। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो अनुक्रम एक फलन है, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम एक फलन है जिसका प्रांत मतलब डोमेन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है और कोडोमेन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो symbolically we write f such that if f is a function, then f such that n to r is a real sequence. Is a real sequence. जिसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि सीक्वेंस एफ एन, कर्ली ब्रैकेट में हम लिखते हैं सीक्वेंस एफ एन, अमिकल नोटेशन भी है, दिस इज एफ एन। तो सीक्वेंस एफ एन इज डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल 1 by n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो डोमेन आपका हमेशा निश्चित है कि डोमेन है n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और कोडोमेन है। यहाँ रियल सीक्वेंस की चर्चा करेंगे हम इस लेक्चर में पूरे। तो रियल सीक्वेंस है, इसका सेट ऑफ रियल नंबर्स उसका कोडोमेन है। और जैसे आप देखेंगे कि बी पुट n इक्वल 1, देन वी विल हैव फर्स्ट टर्म, दिस इज 1 by 1, दैट इज 1। f2 स्टैंड फॉर सेकंड टर्म, दिस इज 1 by 2। f3 स्टैंड फॉर 1 by 3 एंड सो ऑन। fn itself स्टैंड फॉर अनथ टर्म। तो हम हमेशा इनफाइनाइट सीक्वेंस की ही बात करेंगे जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, क्योंकि आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स आपका इनफाइनाइट सेट है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होंगे सीक्वेंस में, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। तो ये सीक्वेंस के टर्म्स हम डिफाइन करते हैं। देन कम टू रेंज ऑफ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस fn, here this is collection of images, is first आपका वो फर्स्ट टर्म f1, सीक्वेंस का सेकंड टर्म f2 f3 एंड सो ऑन। सो दिस इज 1 1 by 2 1 by 3 एंड सो ऑन 1 by n। दिस इज रेंज ऑफ द सीक्वेंस fn। यह अनुक्रम fn का परिसर है। तो n पर जैसे आपने देखा fn इज 1 by n।
सो इसको हम ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखते हैं कि फर्स्ट टर्म पहले, देन सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। इसका एग्जांपल 1 लिया, सो लेट कम टू अनदर एग्जांपल कि सीक्वेंस fn is defined by fn is 1 minus 1 is to n for all n belongs to n. Then clearly first term is minus 1 is to 1, that is minus 1. Second term is minus 1 is to 2, that is plus 1. So here we have break it into two parts. So this is third term is again minus 1 and fifth term is also minus 1 and so on. And f2n plus 1, f2n क्या हो गया आपका? Odd natural numbers. Here this is f4 is plus 1, minus 1 is to 4, that is plus 1. f6 is plus 1 and so on. This f2n is also plus 1, okay, and so on. So here clearly range of sequence fn, or we may write range of function f is minus 1 and plus 1. इसमें हम डिफरेंट टर्म्स जो हैं उन्हीं को लिखेंगे. सो किसी सेट बिल्डर फॉर्म में यदि हम सेट को लिखते हैं -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन, तो दैट मीन वो लिखने का तरीका आपका गलत होगा, क्योंकि वहाँ टर्म्स आपके रिपीट हो रहे हैं -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन. तो ये सेट लिखने का सही तरीका नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे रेंज ऑफ fn, रेंज ऑफ सीक्वेंस fn इज -1 एंड +1 only. Now come to bounded sequence. बाउंडेड सीक्वेंस के लिए यदि सीक्वेंस के सभी टर्म्स की वैल्यू किसी निश्चित कॉन्स्टेंट्स के बीच में है, रियल नंबर के बीच में है, तब हम सीक्वेंस को बाउंडेड कहेंगे. तो बाउंडेड में भी दो पार्ट होते हैं, इट इज बाउंडेड अबव, शॉर्ट में हम BDD लिखेंगे, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो. नीचे की तरफ सीक्वेंस परिबद्ध है या ऊपर की तरफ परिबद्ध है. तो बाउंडेड फंक्शन आपने पहले भी स्कूल लेवल में पढ़ा होगा. तो कम फर्स्ट डेफिनेशन, ए सीक्वेंस fn is called bounded above sequence if there is a real number capital M such that fn is less equal m for all n belongs to n. fn से मतलब nवां पद. यदि अनुक्रम के सीक्वेंस के सभी पद किसी एक निश्चित राशि, निश्चित कांस्टेंट m से छोटे या बराबर हैं, तब हम सीक्वेंस को बाउंडेड कहते हैं. एंड m is called an upper bound of sequence fn. Here clearly m is less than m plus k for all k greater than 0 and k belongs to r. तो यहाँ हम देखेंगे कि m जो है हमेशा m प्लस के से छोटा है, जहाँ कि k क्या है, कोई भी धनात्मक राशि है. एंड सो fn इज लेस देन
m plus k for all k is greater than 0। इसका मतलब ये हुआ कि m plus k भी अपर बाउंड है। सो इफ ए सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव देन इट हैव इनफाइनाइट अपर बाउंड्स। यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव है तब उसके अनंत अपर बाउंड्स होंगे, उच्चबद्ध जिनको हम कहते हैं कि इनफाइनाइट उच्चबद्ध होंगे, अपर बाउंड्स होंगे। और इन अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा होगा उसे हम लीस्ट अपर बाउंड कहेंगे। इसकी डेफिनेशन पर हम बहुत ज़्यादा भी नहीं आते हैं कि कलेक्शन ऑफ अपर बाउंड्स में, इन अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा होगा उसे हम लीस्ट अपर बाउंड कहेंगे। सेकंड डेफिनेशन हम देखते हैं बाउंडेड बिलो की, कि इफ़ दे एग्जिस्ट m belongs to R such that small m is less or equal fn for all n belongs to n, then fn is said to be बाउंडेड बिलो। मतलब यदि एक ऐसे कांस्टेंट है या पॉजिटिव रियल नंबर रियल नंबर है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कि उसके लिए m हमेशा सीक्वेंस के प्रत्येक पद से छोटा या बराबर है, तो हम उसे कहेंगे कि सीक्वेंस जो है बाउंडेड बिलो है। यदि सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी है और अबव भी है तब हम सीक्वेंस को बाउंडेड कहेंगे। सो कम टू थर्ड, बाउंडेड सीक्वेंस। If there exist constant small m and capital M such that small m is less equal fn is less equal capital M for all values of n, then sequence fn is said to be बाउंडेड। तब अनुक्रम fn को हम परिबद्ध अनुक्रम कहेंगे। तो जिस प्रकार कि हमने लीस्ट अपर बाउंड बताया था कि अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा होगा उसे हम लीस्ट अपर बाउंड कहेंगे, इसी प्रकार लोअर बाउंड्स, स्मॉल एम लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा होगा, लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा होगा उसे हम कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ओके, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे जो लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा होगा, और अपर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा होगा, जैसे m है ये आपका अपर बाउंड है, ये इन अपर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा होगा उसे हम कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड। इसके लिए जब हमें आवश्यकता होगी LUB, जिसको हम सुप्रीमम भी कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, उसके लिए हम वहाँ डेफिनेशन अलग से देंगे। इसी प्रकार ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए हम इन्फिमम कहते हैं, जब इसकी आवश्यकता होगी तो वहाँ भी इसको हम अलग से डिफाइन करेंगे। तो एक छोटे से रिजल्ट पे आते हैं कि सीक्वेंस से रिलेटेड, ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स fn is bounded if and only if there exists a real number k such that mod of fn is less or equal k for all n belongs to n। तो हमें इसको प्रूफ करना है कि अनुक्रम fn परिवर्त होता है यदि और केवल यदि यहाँ एक वास्तविक संख्या k इस प्रकार से हो कि mod of fn is less equal k for all n belongs to n। तो इसके प्रूफ पर आते हैं।
सो लेट सीक्वेंस एफ एन, मैं फिर से बताता हूँ कि एफ एन से मतलब है nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ओनली एफ एन कॉल्ड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस एफ एन। और यदि हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर एफ एन लिखते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं सीक्वेंस एफ एन। सो लेट सीक्वेंस एफ एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ये वास्तविक संख्याओं का परिबद्ध अनुक्रम है और इसलिए यह नीचे की तरफ भी परिबद्ध होगा और ऊपर की तरफ परिबद्ध होगा। सो एंड सो दे एग्जिस्ट कॉन्स्टेंट्स आर बी में से रियल नंबर, बी में से रियल नंबर्स स्मॉल m and capital M such that small m less equal fn is less equal capital M for all n belongs to m n, जो कि बाउंडेड की कंडीशन है। जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि बहुत सिंपल एग्जांपल्स जैसे हमने यहाँ लिए थे कि सीक्वेंस के एग्जांपल्स लिए थे। एक एग्जांपल आपने लिया था कि ये हम आगे चल के दिखाएंगे, ये ऑक्सिलरी सीक्वेंस हम इसे कहते हैं। एफ एन इज जिसका एन पद एफ एन इज -1:n से परिभाषित होता है। तो यहाँ आपने देखा कि -1 इज लेस इक्वल एफ एन इज लेस इक्वल +1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये भी बाउंडेड सीक्वेंस का एग्जांपल है। ओके, इसके पहले आपने देखा था कि एग्जाम्पल 1 लिया था एफ एन इज 1/n। तो यहाँ भी देखते हैं कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है। सो 0 इज लेस देन एफ एन इज लेस देन आर इक्वल 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ भी आपने देखा कि चूँकि ये सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, ओके, और सो 0 इज लेस देन एफ एन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। एंड यहाँ आपने रेंज भी देखा, रेंज में सबसे बड़ा पद 1 है। तो ये दोनों भी जो हैं बाउंडेड सीक्वेंस के एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ आपने देखा स्मॉल m कैपिटल M की जगह 0 and 1 है, तो यहाँ स्मॉल m और कैपिटल M की जगह -1 and +1 है। तो अलग से एग्जांपल्स आपको देने की आवश्यकता नहीं है बाउंडेड सीक्वेंस के लिए। सो लेट एफ एन प्रूफ को हम देखते हैं कि लेट एफ एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड सो दे एग्जिस्ट कॉन्स्टेंट्स रियल नंबर्स m small m and capital M such that small m less equal fn is less equal capital M। so अब इनमें भी कोई एक तो बड़ा होगा स्मॉल, सो लेट दोनों लेट k is maximum of mod of m and कैपिटल M। नेगेटिव ऑफ m चूँकि m से बड़ा हो सकता है और एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम नेगेटिव ऑफ m की हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे सॉरी, तो वो कैपिटल M से बड़ा हो सकता है, इसलिए हमने मॉड ऑफ m लिखा। मॉड ऑफ m और कैपिटल M में मान लीजिए दोनों में से बड़ा जो कैपिटल K है, देन क्लियरली m इज लेस इक्वल कैपिटल K एज वेल एज मॉड ऑफ m इज लेस इक्वल capital K, since negative of m is less equal mod of n, so that minus m is less equal K, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्ट होगी। सो दिस इम्प्लाइज m इज ग्रेटर इक्वल माइनस ऑफ के। आप आसानी से देख सकते हैं कि -1 इज लेस इक्वल टू, यदि -1 दोनों इनइक्वलिटी को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें सो +1 इज ग्रेटर इक्वल -2। तो जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वलिटी को तो इनइक्वलिटी रिवर्ट होगी। ओके, सो -m इज लेस इक्वल कैपिटल के, इसको हमने मल्टीप्लाई किया -1 से, सो m इज ग्रेटर इक्वल -k, आर बी में राइट -k इज लेस इक्वल m। hence the above discussion, आप यहाँ से देख सकते हैं कि
मान लीजिए इससे हमने नंबर 1 कहा, ओके, सेकंड के लिए हमने इसको नंबर 2 कह दिया, और माइनस के लेस इक्वल m को हमने 3 कहा। सो हेंस बाय 1, 2 and 3 we have minus k is less equal m. This is why 3, and small m is less equal fn, and fn less equal capital M, and by second capital M is less equal k for all n belongs to n, that is minus k is less equal fn is less equal capital K for all n belongs to n. So this implies mod of fn is less equal capital K for all n belongs to n. यही हमें प्रूफ करना था। तो बड़ा सिंपल एग्जांपल है। दूसरा, conversely suppose mod of fn is less equal capital K for all n belongs to n. So this implies maximum of minus fn and fn is less equal k. This is for all n belongs to n. चूँकि mod की definition है mod of x is defined by maximum of minus x and x. So maximum of minus fn and plus fn is less equal k. So this implies minus fn is less equal k and fn is less equal k for all n belongs to n. So this implies minus से मल्टीप्लाई किया इनइक्वलिटी को, so fn is get equal minus k and fn is less equal k for all n belongs to n. So fn is get equal k, that is minus capital K is less equal fn is less equal capital K for all n belongs to n. So this implies sequence fn is bounded. तो यदि ये इनइक्वलिटी होती है, बोथ वे है इम्प्लीकेशन बाउंडेड इफ एंड ओनली, यदि ये कंडीशन है तो सीक्वेंस बाउंडेड होगी, और सीक्वेंस यदि बाउंडेड है तो इस कंडीशन को हमें दिखाना था, तो हमने दोनों पार्ट इसके दिखा दिए। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। बाउंडेड सीक्वेंस के बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सीक्वेंस के लिए, मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो हम बात करेंगे अब मोनोटोनिक सीक्वेंस की। So a sequence fn भी लिख सकते हैं, सीक्वेंस f अकेले भी लिख सकते हैं, आर भी मिलाइड कर्ली ब्रैकेट के अंदर fn। तो इस सीक्वेंस f is said to be monotonically increasing if fn is less equal
fn+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक एक अनुक्रम fn को हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या एक दिश वर्धमान कहेंगे यदि सीक्वेंस का nवां पद अपने अगले मतलब n+1वें पद से छोटा है। तो जैसे and said to be monotonically decreasing एक दिश ह्रासमान कहते हैं यदि fn+1 अपने पिछले पद fn से छोटा या बराबर है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस में भी देखेंगे कि जिसे हम कहते हैं कि लेस देन, इसको हम पढ़ते हैं इनफैक्ट हम कह सकते हैं स्ट्रिक्टली लेस देन। ओके, तो यहाँ यदि केवल लेसर इक्वल की जगह केवल लेस देन होगा तो हम कहेंगे कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। और यहाँ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के केस में इफ fn इज लेस देन fn+1 then we call it strictly monotonically increasing, and a sequence is said to be monotonic if it is either monotonically decreasing or monotonically increasing। okay, so इसे हम लिखते हैं a sequence which is either monotonically increasing or decreasing is called a monotonic sequence। जैसे आपने दो सीक्वेंस एग्जांपल में देखे थे कि जो सीक्वेंस के एग्जांपल शुरुआत में हमने लिए थे कि आप यहाँ देखेंगे कि जो फर्स्ट सम है 1 है, सेकंड इससे छोटा है 1/2 एंड थर्ड इज लेस देन सेकंड टर्म एंड 1/n। यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि n इज लेस देन n+1, सो दिस इम्प्लाइज 1/n इज ग्रेटर देन 1/n+1। हम यदि रिवर्स करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, इन्वर्स लेते हैं, तब भी इनइक्वलिटी रिवर्ट होती है। तो यहाँ आपने देखा कि fn इज ग्रेटर देन fn+1। तो इस एग्जांपल में जो आपका सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, चूँकि प्रत्येक पद पिछले पद से छोटा होता जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे कि ऐसे यहाँ इन टर्म्स में कोई रिलेशन नहीं है। फर्स्ट टर्म -1 है, सेकंड टर्म +1 है, थर्ड फिर -1 है, फोर्थ फिर +1 है एंड फिफ्थ अगेन -1 है। तो यहाँ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि पिछले पद और अगले पद में कोई रिलेशन हो जो इन जनरल हो। तो ये सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं है। इनफैक्ट इसे हम ऑक्सीडेटिंग सीक्वेंस कहते हैं, जिसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये मोनोटोनिक सीक्वेंस के अलावा हमें अब कन्वर्जेंस की डेफिनेशन भी आना चाहिए कि सीक्वेंस के कन्वर्जेंस और सीक्वेंस का लिमिट और सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट। तो इन सब पर आने के पहले हम आपको कुछ डेफिनेशन देना चाहेंगे। जैसे सबसे पहले जो आपने इंटरवल्स पढ़े हुए हैं शॉर्ट में हम बताएंगे। स्कूल लेवल में जो आपने पढ़ा होगा ओपन इंटरवल, सिंबलिकली वी राइट ओपन ए बी, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं स्मॉल ए बी। ये आपका सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स फॉर विच ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। ऐसे सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिनके लिए ए एक्स से छोटा है और एक्स बी से छोटा है। क्लोज इंटरवल,
सिम्बल्स हम लिखते हैं इसे, कैपिटल ब्रैकेट ए बी, ए कॉमा बी, इसे हम लिखते हैं दिस कलेक्शन ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स फॉर विच ए लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल बी। इसी प्रकार आपने सेमी ओपन इंटरवल पढ़ा हुआ है कि इसे हम लिख सकते हैं ये सेमी ओपन इंटरवल है, या इसे हम कहते हैं सेमी क्लोज इंटरवल। इसके बाद आते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन नेबरहुड पर। नेबरहुड आर, इसे हम प्रतिवेश या सामीप्य भी कहते हैं। तो ये नेबरहुड की डेफिनेशन हमें आवश्यकता होगी, चूँकि हम सीक्वेंस जो है पार्ट ऑफ एनालिसिस है, ये विश्लेषण का हिस्सा है, इसलिए यहाँ इंटरवल जो बेसिक हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, इंटरवल्स हैं, नेबरहुड है, लिमिट पॉइंट है, इन सभी का आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले हम नेबरहुड की डेफिनेशन आते हैं। ए सेट S is said to be a neighborhood। neighborhood को हम शॉर्ट में लिखते हैं NGH, है ना, या NB, इसको हम शॉर्ट में हम जो एब्रीविएशन NBT। तो a set S is said to be a neighborhood of a point X if there exists an open interval I which containing X and contained in the set S, that is X belongs to I and I is a subset of S। तो फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि एक समुच्चय S को किसी बिंदु X का हम सामीप्य या प्रतिवेश कहेंगे यदि यहाँ एक ओपन इंटरवल विवृत अंतराल I इस प्रकार से हो कि विवृत अंतराल में I हो तथा यह विवृत अंतराल S में अंतर्वस्त हो, अर्थात X belongs to I which is a subset of S, तब कहेंगे हम S is a neighborhood of X। सो यहाँ जैसे हम देखें कि if थोड़ा इसको डेफिनेशन को हम जनरलाइज करते हैं कि देखेंगे आप X belongs to I and I is a subset of itself, that is every set is a subset of itself, so so this implies I is a neighborhood of X। so clearly every open interval is a neighborhood of each of its points। okay, look at again here कि जैसे आप जानते हैं सेट थ्योरी से कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, इसलिए I स्वयं का उप समुच्चय है। सो X मेंबर है I का और I स्वयं अपना सबसेट है, इसलिए I X का नेबरहुड है। तो हमें नेबरहुड दिखाने के लिए कहीं यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इंटरवल I दिखाएं फिर हम सेट S दिखाएं। यदि X ओपन इंटरवल का मेंबर है दैट मीन ओपन इंटरवल अपने मेंबर X का नेबरहुड भी है। इस डेफिनेशन हम फिर रिपीट करते हैं। A set S is said to be neighborhood of a point X if there exists an open interval I containing X and contained in the set S।
एक समुच्चय S को हम एक बिंदु X का सामीप्य या प्रतिवेश कहेंगे यदि यहाँ एक ओपन इंटरवल I इस प्रकार से हो कि जिसमें X हो तथा यह ओपन इंटरवल I S का में अंतर्विष्ट हो, अर्थात दैट इज X बिलोंग्स टू I एंड I इज ए सबसेट ऑफ S। इस डेफिनेशन से हमने देखा कि चूंकि प्रत्येक समुच्चय अपना स्वयं का उपसमुच्चय होता है, इसलिए X बिलोंग्स टू I एंड I इज ए सबसेट ऑफ itself I, that is I is a neighborhood of X. So clearly every open interval is a neighborhood of each of its points. तो neighborhood की डेफिनेशन के बाद हम आते हैं कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन पर। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस से सीक्वेंस Fn। ओके, सो इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं, फिर हम इसके डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन करेंगे कि ए रियल नंबर Xi is said to be a limit point of a sequence Fn if every neighborhood of Xi contains an infinite number of members of sequence Fn। एक वास्तविक संख्या Xi को अनुक्रम Fn का हम सीमा बिंदु कहेंगे यदि Xi की प्रत्येक नेबरहुड में अनुक्रम Fn के अनंत बिंदु अंतर्विष्ट है। तो हम इसमें एग्जांपल अभी लेते हैं कि सीक्वेंस Fn डिफाइंड बाय another term Fn is -1n for all n belongs to n. So here Fn belongs to the neighborhood -1 minus epsilon and -1 plus epsilon. Here epsilon is some arbitrary small positive number। एक ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्या है जिसको हमें जितनी आवश्यकता उतनी हम ले सकते हैं। एप्सिलॉन को आप इसमें ध्यान में रखिए कि एप्सिलॉन इज एन आर्बिट्री स्मॉल पॉजिटिव नंबर विच इज एज स्मॉल एज वी प्लीज। एप्सिलॉन एक धनात्मक पॉजिटिव संख्या है, उसे हम जितनी छोटे चाहें उतनी ही शैक्षिक धनात्मक संख्या है, इसलिए जितनी छोटी हम चाहें उतनी छोटी उसको ले सकते हैं। हमें ध्यान कर देना इट मस्ट बी पॉजिटिव। तो जैसे आप रियल लाइन पर देखते हैं कि रियल लाइन पर जैसे पॉइंट यहाँ 0 है, ये मान लीजिए पॉइंट +1 है, यहाँ पॉइंट -1 है। तो -1 माइनस एप्सिलॉन मतलब थोड़ा लेफ्ट में जाना होगा एंड -1 प्लस एप्सिलॉन थोड़ा राइट में जाना होगा। तो ये इसकी नेबरहुड होगी -1 माइनस एप्सिलॉन एंड -1 प्लस एप्सिलॉन। Fn को देखेंगे कि क्लियरली Fn इज -1 फॉर ऑल n ऑड, सभी विषम के लिए। यदि जैसे आप देखते हैं कि जैसे F1 इज -1 is F3 is again -1, F5 is -1 and so on, F of 2n plus 1 is -1। तो सभी ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं के लिए हमेशा आपको Fn इज -1 मिल रहा है और -1 इसके ओपन इंटरवल का मेंबर है। ओपन इंटरवल क्या हुआ? -1 माइनस एप्सिलॉन एंड -1 प्लस एप्सिलॉन। इसलिए देयरफॉर -1 इज ए limit point, sorry, -1 is a limit point of sequence Fn and also +1
इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस Fn। जिस प्रकार के हमने -1 को देखा है उसी प्रकार से आप +1 को भी दिखा सकते हैं। तो ये हम आगे चल के देखेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जन नहीं है, इट इज़ ऑक्सिलरी सीक्वेंस, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट है। तो लिमिट पॉइंट और एक दूसरी डेफिनेशन होती है लिमिट की। तो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस एंड लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अलग अलग हैं, इसमें आप इसको कहीं भी मैच नहीं करेंगे। तो हम इसके बाद आते हैं कि डेफिनेशन ऑफ लिमिट पर आते हैं, जो आपके आगे चल के आपके कन्वर्जेंस के लिए उपयोग में आएगी। तो डेफिनेशन ऑफ लिमिट पर के पहले हम डेफिनेशन कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन देते हैं, कि जिसके बाद आपको लिमिट समझने में, डेफिनेशन ऑफ लिमिट समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। सो क्योंकि कन्वर्जेंस सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वही सीक्वेंस की लिमिट भी होती है। सो हम आते हैं डेफिनेशन लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। A real number L is said to be the limit of a sequence Fn if to each given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that mod of Fn minus L is less than epsilon for all and is greater than or equal m. Here m depends on epsilon, and we write symbolically limit of Fn equal L, or we write limit n tends to infinity Fn is L। तो फिर से डेफिनेशन देख लीजिए कि एक वास्तविक संख्या L को हम अनुक्रम Fn का सीमा कहते हैं यदि प्रत्येक दिए गए एप्सिलॉन धनात्मक के लिए यहाँ एक धन पूर्णांक m इस प्रकार से हो कि mod of Fn minus L is less than epsilon for all n is greater or equal m, जहाँ की m एप्सिलॉन पर निर्भर करता है। तो जैसे आपने एग्जांपल लिया था यहाँ कि सीक्वेंस Fn के लिए एक एग्जांपल आप देख चुके हैं कि Fn इज डिफाइंड बाय Fn इज 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। जब हमने डेफिनेशन दी थी तो पहला एग्जांपल ये लिया था। तो यहाँ वैसे भी आप लिमिट निकाल के भी देखेंगे तो लिमिट ऑफ Fn आपको क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ 1/n एंड दिस इज 0। तो 0 इसका लिमिट है और 0 ही इसका लिमिट पॉइंट है, इसको आगे भी हम दिखाएंगे। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इसको भी हम आगे दिखाएंगे। तो लेकिन कन्वर्जेंट के सीक्वेंस के लिए डेफिनेशन हम पर आके हम डेफिनेशन को पहले हम देखते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इसमें आप देखेंगे बिल्कुल समानता है। ए सीक्वेंस of real numbers is said to be convergent if to each given epsilon greater than 0 there
exists a positive integer m which depends on epsilon such that mod of fn minus l is less than epsilon for all n is greater equal m। तो देखेंगे कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इनकी डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है। यदि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करती है सीक्वेंस की तो कन्वर्जेंट होगी। इसको आगे भी हम देखेंगे। तो फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ टू ईच गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m, जो कि एप्सिलॉन पर निर्भर करता है कि मॉड ऑफ fn माइनस l is less than epsilon for all l n is greater equal m, where l is called the limit of sequence fn and we write limit n tends to infinite fn is l or simply limit of fn is l। तो जो हमने आज सीक्वेंस का पहला एग्जांपल लिया था, जो पढ़ाई हमने जब इस लेक्चर की शुरुआत की थी, तो वही एग्जांपल एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस का एग्जांपल भी है। इसे हम यहाँ भी आपको दिखा सकते हैं। चलिए इसको हम डेफिनेशन के फ्रेमवर्क में इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस का एग्जांपल है। सो मॉड ऑफ 1/n माइनस 0, देखा आपने इसकी लिमिट 0 है। सो 1/n माइनस 0 इसको हमने फ्रेम में लिखा, fn इज 1/n है और लिमिट इसकी 0 है, जैसे कि आपने एग्जांपल में यहाँ देखा था। ओके, तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, सो दिस इम्प्लाइज 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन, जब रेसिप्रोकल लेंगे सो n इज ग्रेटर देन 1/epsilon, so this is 1/n is less than epsilon for all n is greater than 1/epsilon। तो यहाँ आपने देखा कि डेफिनेशन में n greater equal m, तो यहाँ आपने देखा n greater than 1/epsilon, मतलब m डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन का। जैसे कि हम लिखते हैं if we take epsilon is 1/100, then 1/n is less than 1/100 for all n is greater than 100, because 1/100 is 100। हमने एप्सिलॉन क्या लिया, 1/100 लिया, 1/100 इक्वल 100। तो यहाँ आपने ये भी देख लिया कि m डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। इफ epsilon is 1/100 is 200, then 1/n is less than 1/100 is 200 for all n is greater than 100 is 200। आप भी में राइट n greater equal 100 is 200 plus 1। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो m की वैल्यू है किस पर डिपेंड करती है, एप्सिलॉन पर। अब आप सोचे होंगे एप्सिलॉन को हमने कितना छोटा लिया, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे। 100 मतलब कितने नैनोस पार्टिकल में भी आप जाएंगे फिजिक्स में तो उससे भी जैसे हम छोटा ले रहे हैं। यदि मान लीजिए हमने लिया 1000 तो मैथमेटिक्स में ये भी सही है। क्यों, एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्री स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। यहाँ आपने देखा पॉजिटिव है, इट इज़ ग्रेटर देन 0 है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इज आर्बिट्री स्मॉल, शैक्षिक रूप से छोटा है। कितना छोटा है, जितना छोटा हमें आवश्यकता हो। तो यदि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ओके, सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट है तो एप्सिलॉन कितना छोटा ही ना लें, कितना ही छोटा ना लें, कितना भी छोटा ले लें, उसके लिए डेफिनेशन इसी फ्रेमवर्क में आएगी ही। सो एप्सिलॉन आर्बिट्री स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो ये कन्वर्जेंस जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीक्वेंस को
कन्वर्जेंस दिखाने के लिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल भी थ्रू आउट आप देखेंगे, एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस एफ एन इज़ 1/n, इससे हम काफ़ी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। जिसे आप देखेंगे कि यदि हम जीरो का नेबरहुड लें, 0 माइनस एप्सिलॉन एंड 0 प्लस एप्सिलॉन, ओके, तो एप्सिलॉन कितना छोटा ले लें, एफ एन इज बिलोंग्स टू नेबरहुड फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल m। अब यदि हम यहाँ एप्सिलॉन को ले लें, मान लीजिए कि हमने एप्सिलॉन लिया, मान लीजिए 1/100 लिया, सो 0 माइनस एप्सिलॉन 0 माइनस 100 एंड 0 प्लस 100 दिस इज ट्रू फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल 100 प्लस 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 0 को हम कितनी भी छोटी नेबरहुड ले लें, एफ एन जो है इन्फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए 1/n इसका मेंबर है, इस नेबरहुड का मेंबर है। इसलिए जो 0 है इसका लिमिट पॉइंट भी है। जैसे आपने देखा लिमिट पॉइंट जो है सीक्वेंस का वो जरूरी नहीं कि लिमिट हो, लेकिन यदि लिमिट है तो वो लिमिट पॉइंट भी होगा। तो लिमिट पॉइंट के लिए आपको गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट पॉइंट का यहाँ उपयोग नहीं है सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के लिए। और लेकिन आपको लिमिट पॉइंट और लिमिट में अंतर समझ में आना चाहिए था, इसलिए हमने इसकी चर्चा की थी। ओके, थैंक यू।